हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का बायोलॉजी के क्लास 10th के। तो देखिए एक्सक्रीशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट होता है हमारे बॉडी में जो बनता है उसको निकालना बाहर तरीके से, उसके रिमूवल को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे मन में सवाल आता है कि ज़रूरत क्या पड़ती है एक्सक्रीशन की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है अपने को। ठीक है, तो देखिए बेसिक से समझते हैं शुरुआत से। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक सेल हो मल्टीपल सेल हो, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। सेल क्या करती हैं? हर टाइम काम करती रहती हैं। क्या करने के लिए? लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, जब हर टाइम सेल्स काम करती हैं उनमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, तो उनकी वजह से उसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं अगर ये हमारे बॉडी में जमा होने लगेंगे, एक्युमुलेशन मतलब होता है जमा होना, अगर हमारे बॉडी में जमा होने लगेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। दे में हार्म द ऑर्गेनिज्म, या फिर जिसके बॉडी में जमा होंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट बी रिमूव। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एक्सक्रीशन का बेसिक नॉलेज। ठीक है, मतलब क्या होता है एक्सक्रीशन और क्यों ज़रूरी होता है एक्सक्रीशन। अब हमें जो पढ़ना है आगे एक्सक्रीशन है वो हमारा दो टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, एक हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, क्योंकि पौधों को भी अपना वेस्ट निकालना होता है और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी अपना वेस्ट निकालना होता है। ठीक है, तो इन दोनों में हम अलग अलग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन कैसे होता है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमको पौधों से निकालना क्या क्या है, पौधों के वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पौधों के वो होता है आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन आपके मेन पौधों के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें से CO2 और वाटर वेपर कहाँ पे बनता है? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में बनता था, हमने पहले पढ़ चुके हम लोग। और ऑक्सीजन कहाँ बनता था? ऑक्सीजन बनता था हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये रिमूव कैसे होते हैं? ठीक है, देखिए दीज आर ये गैसेस हैं हमारी, हमको पता था कि हमारी पत्तियों में स्टोमेटा हुआ करता था। ठीक है, इसी से हम लोग CO2 लेते भी थे और इसी से ऑक्सीजन बाहर भी निकालते थे। ठीक है, तो हमारा जो स्टोमेटा हो गया उसी से दोनों चीज़ें निकलती। तो देखिए हमारा जो स्टोमेटा हो गया पत्तियों में हुआ करता था, इसके थ्रू निकल जाते हैं, या फिर लेंटिकल्स हुआ करते थे, इसको बारे में हमने पढ़ा था, जो स्टेम्स में हुआ करते थे उसके थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग पढ़ते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसकी खास बात ये होती है कि ये रिलीज ओनली ड्यूरिंग नाइट, ये सिर्फ रात में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है कि दिन में CO2 प्रोड्यूस तो होता है लेकिन तो वो सारा CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है प्लांट के अंदर ही, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है और रिस्पायरेशन हमारा रात में भी होता रहता है, तो CO2 प्रोड्यूस रात में भी होता है, इसलिए रात में इसको निकालना होता है। रात में कहाँ से निकलता है? ये आपका स्टोमेटा और लेंटिकल्स से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा दिन में निकलता है। ठीक है, ओनली ड्यूरिंग डे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है और फोटोसिंथेसिस हमारी होती है सिर्फ दिन में ही। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ें, समझने की चीज़ें हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारा होता है वाटर वेपर। हमको पता था वाटर वेपर भी हमारा पत्तियों से ही निकलता है। कैसे बनता था? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, रिस्पायरेशन में बनता था ये, तो ये दिन में भी निकल सकता है रात में भी, क्योंकि रिस्पायरेशन आपका दिन में भी होता था और रात में भी होता था। ठीक है, और ये कैसे निकलता है? ट्रांसपायरेशन के, हमने उसमें पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, कि वाटर पत्तियों से निकलता रहता है ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में, तभी नीचे से वाटर आता रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर वेपर ऐसे ही निकल जाता है पत्तियों से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ अदर वेस्ट भी होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, थोड़े बहुत अदर वेस्ट भी होते हैं, वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, देखिए उनको शेडिंग ऑफ लीव्स, मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट होते हैं वो जाके पत्तियों में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब वो पत्तियाँ वो धीरे धीरे पुरानी होकर झड़ जाती हैं तो पत्तियाँ गिर गई नीचे, तो उनके साथ साथ उनका वेस्ट भी नीचे निकल गया। ठीक है, ऐसे पीलिंग ऑफ बार्क, जो पौधों की छाल होती है, जैसे देखते हैं आप लोग बड़े बड़े पौधों में जो छाल होती है वो छाल पौधे धीरे धीरे निकालते रहते हैं। ठीक है, तो उन छाल में भी कुछ वेस्ट अपना धीरे से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ पौधों में आपने देखा होगा गम्स और रेजिन्स होते हैं, जैसे बबूल का पेड़ आपने देखा, उसमें गम्स मतलब जिसे हम हिंदी में लासा बोलते हैं, वो निकलता है उसका। ठीक है, तो वो उससे निकल जाता है। कुछ होता है कि पौधे जड़ों में अपना वेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो पौधों का जो एक्सक्रीशन है बहुत ही सिंपल है, मेनली आपको पत्तियों से निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर वेपर। बाकी कुछ पत्तियाँ टूट जाती तब निकल जाते हैं, कुछ फ्रूट से निकल जाते हैं, कुछ आपके बार्क मतलब छाल से निकल जाते हैं, कुछ गम्स और रेजिन्स के रूप में निकल जाते हैं, और कुछ मिट्टी में निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है,
क्योंकि एनिमल्स एक आपके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें डिपेंड करता है कि कैसा एनिमल है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए पहला आपके पास यूनिसेलुलर एनिमल है, मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, जिसमें एक ही सेल है। हमने पढ़ा था ना अमीबा में कि अमीबा सिर्फ एक ही सेल वाला होता है। तो इसमें क्या होगा, अमीबा का जो CO2 रहेगा, अमीबा का जो CO2 रहता है वो सीधे सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। हमने यही पढ़ा था, अमीबा एक ऐसे सेल हुआ करती थी, सिर्फ एक सेल था इसमें, इसका मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो CO2 था वो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, और यहाँ पे CO2 अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सीधे निकल जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और अमीबा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिससे मोस्टली अमोनिया बनता है, उसमें अमोनिया कैसे निकलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। इसमें मतलब एक वैक्यूल बनते हैं, वो धीरे धीरे करके अमोनिया को अपने अंदर रखते हैं, फिर यहाँ सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा पानी अगर हो गया अमीबा में, वो कैसे निकलेगा, वो भी आपका निकल जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं एनिमल, अर्थवर्म देख लेते हैं। अर्थवर्म में होते हैं एक स्पेशल ऑर्गन जिसे बोलते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। नेफ्रिडिया कुछ नहीं होता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब से बहुत सारे ट्यूब से बने होते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या करता है, वेस्ट हमारा बॉडी से बाहर निकाल देता है ये, ठीक है। और अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन, जो अर्थवर्म की स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है, उसके थ्रू भी वो वेस्ट को अपने बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तीसरा ऑर्गेनिज्म जो आता है ह्यूमंस में, जैसे हम जैसे ह्यूमंस हो गए या फिर बिग एनिमल्स जो हो गए, उनमें कैसे होता है, तो उनमें एक्सक्रीशन होने के दो मेन ऑर्गन होते हैं, एक आपका होता है किडनी, एक आपकी होते हैं लंग्स, ठीक है। तो देखिए लंग्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अब देखिए उससे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमंस में कौन कौन से वेस्ट होते हैं। तो ह्यूमंस में मेनली दो वेस्ट होते हैं, एक आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा आपका यूरिया होता है, ठीक है। ये दो मेन आपके वेस्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कि हमारा जो लंग क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के थ्रू बाहर निकाल देता है, और साफ हवा मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो तो लंग्स हो गया, बाकी जो आपकी यूरिया होती है वो किडनी से निकलती है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है एक्सक्रीशन का, तो आपका वो किडनी हो जाएगा, ठीक है। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इन डिटेल, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इन डिटेल, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें ये मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पहले तो आपकी किडनीज होती हैं, ठीक है। दूसरा यूरेटर होते हैं, तीसरा ब्लैडर होता है, और चौथा यूरेथ्रा होता है, ठीक है। ये चार आपके मेन ऑर्गन होते हैं जो कि ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये होते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं, एक एक करके इनको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किडनीज को। देखिए किडनी कितनी होती हैं, दो होती हैं, नंबर में दो होती हैं, ठीक है। अपने बॉडी में दो किडनी होती है, ये बैक साइड में होती है हमारे, और जस्ट अबोव वेस्ट, मतलब वेस्ट के जस्ट ऊपर और पीछे के साइड में किडनी होती है हमारी, ठीक है। इनका शेप क्या होता है, इनका शेप होता है बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मतलब जैसे आपने कोई सेम का बीज देखा होगा, इस तरीके का, ये इस तरीके का इसका शेप होता है, ठीक है। कर्वी सा ऐसे किडनी का शेप होता है, ठीक है। पोजीशन मैंने बताई दी, ऑन द बैक साइड जस्ट अबोव द आवर वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के जस्ट ऊपर बैक साइड में होता है, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट साल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ठीक है। बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। किडनी का फंक्शन है टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंस में क्या क्या आ गया आपका, एक आपका आ गया यूरिया, ठीक है। फिर कुछ वेस्ट साल्ट आ गए, वेस्ट साल्ट, और एक्सेस वाटर, ठीक है। एक्सेस वाटर भी हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो इन तीनों चीज़ों को निकालता है किडनी, ठीक है। कहाँ से निकालता है, ब्लड में से, ठीक है। और एक्सक्रीट कैसे करता है उनको, इन ए फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, मतलब इनको यूरिन के फॉर्म में, जो हम पेशाब जिसे बोलते हैं, पेशाब के रूप में जो निकालता है वो किडनी ही निकालता है फिल्टर करके, ठीक है। अब देखिए होता कैसे, ये प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सारा ब्लड हमारा जो है वो आर्टरीज में बह रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी या फिर किडनी आर्टरी, ठीक है। इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी में ब्लड गया किडनी में, क्योंकि इसका नाम है रीनल आर्टरी, मतलब ये किडनी को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही किडनी में गया आर्टरी, तो आर्टरी के साथ साथ क्या आ गया, डर्टी ब्लड आ गया, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि आपका यूरिया है, वेस्ट साल्ट है और एक्सेस ऑफ वाटर है, ठीक है। ऐसा ब्लड किडनी में चला गया, ठीक है। अब किडनी ने क्या किया कि उसको रिमूव कर दिया, वेस्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। ब्लड से वेस्ट को रिमूव कर दिया, तो अब साफ ब्लड हो गया। वो ब्लड क्या करेगा, अब वो क्लीन जो ब्लड होता है, जो आपका साफ ब्लड होता है,
वो फिर किडनी वापस लेके जाती है। कैसे लेके जाती है? रीनल वेन के थ्रू। जैसे हमने पढ़ी थी रीनल आर्टरी मतलब किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी, वैसे होती है रीनल वेन मतलब किडनी से वापस आने वाली वेन, ठीक है। इसमें साफ ब्लड लेकर किडनी फिर वापस चली गई सर्कुलेशन में, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका किडनी हो गई, देखिए बीन शेप्ड मैंने बताई थी, 2 किडनियाँ होती हैं आपकी, 2 किडनी हो गई ये आपकी देखिए एओर्टा से आता है ये ब्रांच। एओर्टा हमने पढ़ा था ना, एओर्टा जो मेन आपकी ब्रांच हुआ करती थी जो हार्ट से सप्लाई करती थी ब्लड को। यहाँ पे ये इस वाले डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ से एओर्टा जाता है, तो ये एओर्टा की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड आ गया किडनी में। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे गंदा खून था किडनी में, ऐसे आ गया। फिर क्या हुआ, किडनी ने इसको साफ़ कर दिया। साफ़ करके जो साफ खून था फिर वो रीनल वेन के थ्रू आती है, फिर आपका चली जाती है हार्ट में, वेना कावा यहाँ पे हार्ट में फिर से वो पहुँच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी अपना काम करता है, ठीक है। अब देखिए यूरेटर्स क्या होते हैं। यूरेटर्स क्या होते हैं कि इनका नंबर भी 2 होता है। किडनी भी 2 थी हमारे पास, 2 किडनी थी तो आपके 2 यूरेटर भी हो गए, ठीक है। यूरेटर एक तरीके से आपका पाइप हो गया, ठीक है। पाइप क्या करता है, वो एक किडनी से एक पाइप निकलता है और जाके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। एक किडनी से एक पाइप निकलता है और जाके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, यूरेटर का सीधा सा फंक्शन है कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो यूरिन यहाँ किडनी में बना है, यूरिन यहाँ किडनी में बना है, जो ब्लड को साफ करने के बाद जो यूरिन बना है, जो अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, इसको लेके जाता है वो ब्लैडर में, ठीक है। तो यहाँ से एक पाइप इधर, इस किडनी से एक पाइप इधर निकल जाएगी, इस किडनी से एक पाइप इधर निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहेगा ब्लैडर, ठीक है। ये ब्लैडर में जाके भर जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लैडर, यहाँ पे हो गया आपका ये ब्लैडर, ठीक है। तो यूरेटर का काम इतना ही होता है, ये 2 आपके यूरेटर हो गए, ठीक। आगे चलते हैं, इसका फंक्शन समझ लिया। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपकी किडनी हो गई, दोनों किडनी में ब्लड साफ हुआ, आपकी इधर से रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ ही रही है, तो हमने देख ही लिया था। यूरेटर के थ्रू आ गया ब्लैडर में, ब्लैडर में आके जमा हो गया, ठीक है। ब्लैडर में आके यूरिन जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब इसको एक बार अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये आपका वेना कावा की तरफ चला जाएगा, ये आपका एरोटा से आया हुआ है, रीनल आर्टरी से ब्लड इसके अंदर आया और रीनल वेन से ब्लड वापस चला गया। फिर जो यूरिन बना था वो यूरेटर के थ्रू आ गया ब्लैडर में, और ब्लैडर से क्या करेगा, यूरेथ्रा होता है, ओपनिंग होती है आउटसाइड, यहाँ से यूरिन आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए किडनीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि किडनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किडनी को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्केटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। मतलब जो किडनी की स्केटरी यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो एक किडनी जो आपकी होती है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें अंदर नेफ्रॉन 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 ऐसे भरे रहते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन भरे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसके पास 2 चीज़ें होती है, ठीक है। एक हो गया कप से बैग एट इट्स अपर एंड कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। मतलब इसके अपर एंड पे इस देखिए अब सारी किडनी के अंदर की बातें हो रही हैं, ठीक है। सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर है, ठीक है। अब एक नेफ्रॉन का ऐसा होता है कि उसके पास होता है कप शेप, मतलब कप मतलब इस शेप का, और बैग होता है एट इट्स अपर एंड जिसे बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो हमने एक कप बना लिया, ठीक है। ऐसा आर्गन इसके अपर एंड पे है, इसे बोल दिया हमने बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। लोअर एंड ऑफ बाउमन कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड कॉल्ड ट्यूबुल। इसका जो लोअर एंड होता है वो ट्यूब शेप का होता है, वो ट्यूब के तरीके का होता है, उसको ट्यूबुल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपर एंड ये हो गया, लोअर एंड यहाँ से हमने एक ट्यूब बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्यूबुल, ठीक है। ये आपका बन गया नेफ्रॉन। अभी हमने ऐसे सीधा सा स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि होता क्या है असल में कि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सीधा सा बना दिया है। तो नेफ्रॉन आपका क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया आपका एक कप शेप हो गया, ठीक है, जिससे बोल दिया बाउमन्स कैप्सूल। और जो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके लोअर एंड पे, उसको बोल दिया हमने ट्यूबुल। तो ये हो गया आपका बाउमन्स कैप्सूल, ये हो गया आपका ट्यूबुल, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल और ट्यूबुल, इतना समझ लेते हैं, ठीक है। आगे सभी अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि नेफ्रॉन किससे किससे बना होता है, तो आप बोल देंगे नेफ्रॉन बना होता है बाउमन्स कैप्सूल और ट्यूबुल से मिलके बना होता है नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्यूब होता है आपका, उसके 2 एंड होते हैं, ठीक है। वन एंड ऑफ द ट्यूब कनेक्टेड टू द बाउमन्स कैप्सूल, हमने देख लिया था कि जो उसका एक एंड होता है ये बाउमन कैप्सूल से जुड़ा होता है, ठीक है। और जिसका दूसरा एंड होता है, जो दूसरा वाला एंड इसका होता है, वो कनेक्ट होता है किससे, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी से, ठीक है। जो किडनी की एक ऐसी डक्ट होती है, मतलब डक्ट मतलब पाइप मान लीजिए आप, ऐसी पाइप से जुड़ा रहता है जो यूरिन का कलेक्शन करती है। यूरिन कलेक्टिंग मतलब यूरिन का कलेक्शन करती है, ठीक है।
अब असलियत में होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सब में थोड़ा फिल्ट्रेशन होकर सब में थोड़ी थोड़ी यूरिन बनती है, ठीक है। अब सब में थोड़ी थोड़ी यूरिन बनती है तो एक ऐसे पाइप की रहती है किडनी में, इसके बोलते हैं हम यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं, अपना अपना यूरिन इस पाइप में डाल देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके अपना अपना यूरिन इस पाइप में डाल देते हैं, इसलिए होती है आपकी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अभी क्या करती है, ये पाइप चली जाती है कहाँ पे, यूरेटर में जाके जुड़ जाती है। किडनी से यूरेटर निकल रहा था ना, तो ये पाइप जाके यूरेटर में जुड़ जाती है। फिर वहाँ से आपका यूरिन चला जाएगा ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका कप से बाउमैन कैप्सूल हो गया कप के शेप का, और इसका ट्यूब था यहाँ पे ट्यूबुल हो गया उसको। अब इसका एक एंड ट्यूब का तो जुड़ा था आपका बाउमैन कैप्सूल से, और दूसरा एंड आपका जुड़ा था यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी से, ठीक है। अब ये कहाँ जाके जुड़ेगी, ये जाके जुड़ जाएगी आपकी यूरेटर से, ठीक है। लेफ्ट किडनी का लेफ्ट यूरेटर जुड़ जाएगा, राइट किडनी का राइट यूरेटर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाउमैन कैप्सूल क्यों होता है ऐसा, उसकी खासियत क्या है। तो जो आपका बाउमैन कैप्सूल होता है उसके पास होता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर होती है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज मतलब कि सपोज कीजिए आपकी बहुत सारी ब्लड की एक बंडल बना हुआ है। इसे मान लीजिए कि ऐसे एक आर्टरीज ऐसे जा रही थी सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कटोरे जैसा होता है, तो इसमें जैसे कटोरे में मैगी रहती है ना, वैसे वैसे इसमें एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इसमें रहती हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे गया इसमें, और यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज बंडल बनाई, फिर ऐसे इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें क्या करता है कि देखिए वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस अटैच टू द रीनल आर्टरी। इसमें एक एंड जो होता है उसका वो रीनल आर्टरी से जुड़ा रहता है, और ये क्या करता है, ये लेके आता है डर्टी ब्लड मतलब गंदा खून ये लेके आता है बाउमैन कैप्सूल में, ठीक है। और जो अदर एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस रहता है, जो दूसरा एंड हुआ इसका ग्लोमेरुलस का, कम्स आउट ऑफ बाउमैन कैप्सूल, इससे बाहर निकलता है। एक देखिए ये आपका रीनल आर्टरी जुड़ा हुआ है, मान लीजिए इधर आपकी रीनल आर्टरी हो गई, ये आपकी रीनल आर्टरी हो गई, एक एंड इससे जुड़ा हुआ है इसका आपका ग्लोमेरुलस का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। और जो इसका दूसरा एंड होता है कम्स आउट ऑफ बाउमैन कैप्सूल एज कैपिलरी, इसमें से बाउमैन कैप्सूल से निकलता है एज कैपिलरी के फॉर्म में। फिर क्या करता है, सराउंड द ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन, और जाके इस ट्यूबुल को घेर लेता है, ठीक है। इसके आसपास चलता रहता है, मान लीजिए इस ट्यूबुल के आसपास ऐसे 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 घूमता रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इससे क्या होता है, सराउंड द ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन इससे करता है। फिर उसके बाद क्या, अब एक कैपिलरी हो गया। आपको पता है कैपिलरी क्या हुआ करती थी, जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती थी। इधर आर्टरी इधर वेन है जो इसको जोड़ने का काम करती थी, उसे कैपिलरीज बोलते थे, ठीक है। तो मतलब अभी रीनल आर्टरी से आई है ये वाली, यहाँ पे कैपिलरी बनी है, तो अभी जाएगी तो किसी वेन में जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाती है आपकी रीनल वेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रीनल वेन में आ जाता है आपका क्लीन ब्लड, क्योंकि अभी तक तो आपका डर्टी ब्लड था, लेकिन बाउमैन कैप्सूल में ब्लड साफ हुआ, ठीक है। और इधर से आया, इसको ट्यूबुल के घेरा घेरा बनाया, फिर वापस चली गई अब ये एज ए रीनल वेन, ठीक है। इधर आ गई है रीनल वेन में खुल गई, ठीक है। ये हो गया, देखिए इसका यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ, ये आपकी रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। यहाँ से आया, इसमें आपका बनाया ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया, फिर इसको छोड़ के जब ये वापस निकला तो इसने क्या किया कि जो आपका ट्यूबुल था उसको सराउंड कर लिया, उसको घेर लिया, ठीक है। अब चूँकि कैपिलरीज बन गया, तो कैपिलरीज मतलब आर्टरी और वेन का जंक्शन, ठीक है। अब फिर जब यहाँ से ब्लड वापस आया तो ये आपका क्लीन ब्लड हो चुका था, ठीक है। और ये क्लीन ब्लड कहाँ पहुँच गया, आपका रीनल वेन में पहुँच गया। अभी आपका इधर था डर्टी ब्लड, जिसने अब इन सब ने मिलकर उसको साफ़ कर दिया, ठीक है। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट कहाँ, इसमें कहाँ जाता है, ये आपका ट्यूबुल जो होता है वो जाके जुड़ जाता है आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में, ठीक है, जो कि फिर आपका जुड़ जाती है यूरेटर में, और फिर वहाँ से ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाती है, ठीक है। तो इतना हमारा सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, इसका फंक्शन देखते हैं, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसका फंक्शन होता है फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। अब इसमें से जो जो ब्लड जाएगा इसको ये फिल्टर करता जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका जो कटोरी वाला ये वाला हिस्सा है, एक तरीके से छन्नी का काम करता है, ठीक है। ये जितना भी खून है उसको छानता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या छानता है, फिल्टर मतलब छानना होता है, क्या क्या छानता है ये छानता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, या फिर वाटर हो गया। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं इनको छान देता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया, वाटर ये सब आएगा, जब इधर से जाएगा ना तो इस सारा
आपके बाउमन कैप्सूल के अंदर चला आएगा, क्योंकि इसमें छेद होते हैं, इस वाले कटोरे के इस वाले पार्ट में छेद होता है, तो इसमें से सारा ये चला आया आपका बाउमन कैप्सूल में। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, कलेक्ट इन द बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल में कलेक्टेड हो गया। ठीक है, देखिए इधर से आपका रीनल आर्टरी के थ्रू ये आया था, ये आपका रीनल आर्टरी के थ्रू आया। ठीक है, यहाँ बाउमन कैप्सूल में गया, यहाँ से आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, यूरिया और वाटर, ये सारे आपके आ गए बाउमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूबूल ऑफ नेफ्रॉन, जो ये ट्यूबूल है आपका, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये एकदम इसका बहुत ही खास फंक्शन होता है, टू अलाउ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, देखिए इसमें क्या कि आपका ग्लूकोज भी छन गया, अमाइनो एसिड भी छन गया, साल्ट भी छन गया, यूरिया भी छन गया, वाटर भी छन गया। ठीक है, इसमें छेद था तो उस छेद को पता नहीं था कि क्या क्या छानना, तो उसने सब कुछ छान दिया। ठीक है, लेकिन इसमें से हमारे पास वेस्ट जो थे वो थोड़े से थे, बाकी हमारे काम की चीज़ें थी उसमें, वो भी छन के इसमें चली आई। ठीक है, ट्यूबूल में। ठीक है, तो ट्यूबूल यही करता है कि रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि दोबारा से एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो एक बार तो इसमें आ गया, अभी ट्यूबूल क्या करता है, इसको दोबारा से वापस फिर ब्लड कैपिलरीज में भेजेगा। क्यों, क्योंकि भाई ग्लूकोज हमारे काम की चीज़ है, अमाइनो एसिड हमारे काम की चीज़ है, साल्ट्स भी हम यूज में लेते हैं, और वाटर भी हम इतना लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को फिर से वापस भेजेगा। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि सेलेक्ट मतलब कुछ चीज़ों को जिसको सेलेक्ट करेगा उसी को, जिसको चाहेगा उसी को रीअब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि सारे, इसमें वेस्ट भी आया था, यूरिया भी आई थी हमारी, ऐसा नहीं कि यूरिया फिर से ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो नहीं जाएगा, जिसको ये चाहेगा वही जाएगा, यही काम है ट्यूबूल का। ठीक है, ये करता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपके यूजफुल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, साल्ट हुआ, वाटर हुआ, ये फिर से चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में जो उनको घेरे रहती थी। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पे कि इसको ब्लड कैपिलरीज घेरे हुए हैं, ये रहा। ठीक है, तो फिर इससे वापस इसमें चला जाएगा। ठीक है, और आपका जो यूरिया था वो उसी में रह जाएगा, ट्यूबूल में ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन इन ट्यूबूल, ट्यूबूल में रह जाते हैं, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, दे डू नॉट गेट रीअब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, फिर यहाँ के डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, ये आपका आ गया रीनल आर्टरी, यहाँ से गया, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, जिसके अंदर से छन छन के ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, वाटर और यूरिया आ गए आपके बाउमन्स कैप्सूल में। बाउमन्स कैप्सूल से नीचे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको ये आपकी कैपिलरीज घेरे हुई थी, तो क्या होता है इसमें जो यूजफुल चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और वाटर, वो फिर से इनमें कैपिलरीज में आ जाता है, और जो हमारा यूरिया था और कुछ अनवांटेड साल्ट होते हैं, कुछ बेकार से साल्ट होते हैं, और एक्सेस ऑफ वाटर, जो वाटर में बॉडी से बाहर निकालना, पानी जाता है शरीर में, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इस ट्यूबूल के थ्रू आ जाती हैं आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, वहाँ से कहाँ जाएंगी, यूरेटर में जाएंगी, यूरेटर से कहाँ जाएंगी, ब्लैडर में जाएंगी, ब्लैडर से कहाँ जाएंगी, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन यूरिन में मेनली होता क्या क्या है, आपका यहाँ से पता चल गया, यूरिया होता है, सबसे मेन कंपोनेंट उसका यूरिया होता है, दूसरा होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर होता है इसमें, और तीसरा होता है कुछ साल्ट होते हैं। ठीक है, कुछ अनवांटेड साल्ट होते हैं, तो ये हो गया आपका ह्यूमन यूरिन का कंटेंट। अब देखिए डायग्राम से यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ये आपका हो गया किडनी का स्ट्रक्चर, इसको कट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है किडनी का। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे 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 आपके ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन आपके ऐसे पड़े रहते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है इसने, ये देखिए ये आपकी आर्टरी दिखा रहा है, आर्टरी से कहाँ गया ब्लड आर्टरी से गया आपका ग्लोमेरुलस में। ठीक है, इसमें टफ कैपिलरीज थी, बहुत सारे ब्लड आपस में उलझे हुए थे। ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, फिर ये फिल्टर्ड ब्लड वापस इधर इस रास्ते से जा रहा था। ठीक है, ये ब्लड अभी साफ़ हो चुका है, लेकिन तो जो ये आपका ट्यूबूल था, जो मैंने सीधा सीधा ट्यूबूल बनाया था, वो कुछ ऐसे दिखता है, रियल जो किडनी होती है उसमें ऐसे दिखता है। तो ये आपका ट्यूबूल था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ट्यूबूल जा रहा था, उसी के सराउंडिंग आपकी ब्लड कैपिलरीज भी उसको घेरे हुई थी। ठीक है, तो जब इसके पास से जाती है तो इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो जिस ट्यूब्यूल में जो आपके यूजफुल चीज़ें चली गई हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, कुछ साल्ट हो गया और वाटर हो गया, ये वापस से फिर ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और ये फिर ब्लड लेके इसको कहाँ चला जाएगा, इसको चला गया आपका ये रीनल वेन में चला गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें बचा क्या क्या इस ट्यूब्यूल में, अब इस ट्यूब्यूल में आपको बचा यूरिया, बचा आपका वाटर बचा, और कुछ साल्ट बचे, सम साल्ट। ये कहाँ पहुँच गए, देखिए ये रही आपकी कलेक्टिंग डक्ट जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ये रही आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए एक कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा हुआ है,
अभी ऊपर भी गई है, एक नेफ्रॉन इसका इधर से जुड़ेगा, एक नेफ्रॉन इधर से जुड़ेगा, एक नेफ्रॉन इधर से, ऐसे मतलब एक कलेक्टिंग ट्रैक्ट में कई सारे नेफ्रॉन ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारा यूरिन आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा समझ में आ गया कि हमारा प्रोसेस एक्सक्रीशन का होते कैसे है, ठीक है। अब हम एक चीज़ के बारे में कभी कभी सुनते हैं कि कोई कोई कहता है कि उनको रीनल फेल्योर हो गया या फिर उनकी किडनी फेल हो गई। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जो रीनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है कि किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया। फेल होना मतलब अपना काम करना बंद कर दिया, ठीक है। क्यों, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? उसका रीज़न हो सकता है आपका इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। कोई इंजरी हो सकती है, चोट लग गई हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर ब्लड फ्लो ही रिस्ट्रिक्टेड हो, कम खून जा रहा हो किडनी के पास तो अपना काम नहीं कर पा रही हो, ठीक है। इन सब वजहों से हो सकता है आपका किडनी का फेल्योर, ठीक है। अब देखिए अगर कंप्लीट फेल्योर आप किडनी हो गया, मतलब किडनी पूरी तरह से फेल हो गई है, तो क्या होगा? तो बॉडी में यूरिया और अनवांटेड साल्ट आपके और वाटर ये सब बढ़ने लगेंगे, सब जमा होने लगेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी क्या होता है कि मौत भी हो सकती है, मतलब डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप लोग सुनते हो जिसकी किडनी फेल होती है वो लोग अक्सर बचते नहीं हैं, मर जाते हैं अगर उनका कोई इलाज न किया जाए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो सबसे पहले आपका है कि किडनी का ट्रांसप्लांट कर दीजिए, मतलब इनकी किडनी ख़राब हो गई किसी बंदे की, ठीक है, कोई दूसरी डोनर की किडनी लाइए, इसकी किडनी को बाहर निकालिए और उसको वहाँ पे लगा दीजिए, नई वाली किडनी वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन सबका किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता है, क्योंकि पहली बात तो डोनर नहीं मिलते हैं कभी कभी, और डोनर मिलते भी हैं तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है, इसमें प्रोसेस थोड़ी दिक्कत होती है और बहुत महंगा होता है, तो सब लोग ट्रांसप्लांट करवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका होता है डायलिसिस का। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की डायलिसिस होती है, इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे एक एक महीने पे या फिर दो दो हफ्ते पे ऐसे करके डायलिसिस लोग करवाने जाते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, किडनी मशीन होती है, ठीक है। किडनी मशीन क्या होती है कि ये डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू डायलिसिस, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे हमारे, जैसे कि यूरिया हो गया आपका, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, वो होगी डायलिसिस, ठीक है। देखिए डायलिसिस होता कैसे, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आर्टरी एक लेते हैं अपने हाथ से और उसको पंचर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे से ब्लड निकलने लगता है। अब इस ब्लड को लेके जाते हैं कहाँ पे, इस ब्लड को लेके जाते हैं एक पंप में, ठीक है। अब चूँकि देखिए हार्ट तो बाहर है नहीं, तो ब्लड को फ्लो करवाने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरीके से आपका हार्ट हो गया, ठीक है। तो ब्लड को पंप करता है कहाँ पे, एक मशीन में, ये हो गई आपकी किडनी मशीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने किडनी में पढ़ा था कि बहुत सारे नेफ्रॉन हुआ करते थे, तो नेफ्रॉन भी ऐसे 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 उनका भी फ्लो था, ऐसे ऐसे था उसमें भी, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस मशीन में वैसे ही नेफ्रॉन के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल जैसा नेफ्रॉन था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और इसके अंदर डाल देते हैं एक डायलिजिंग सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन क्या करता है कि जो इस ब्लड के गंदी गंदी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यूरिया हुआ, इसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपका ग्लूकोज और जो आपका अमाइनो एसिड हो गए, ये सब चीज़ें ब्लड में वापस भेज देता है। और फिर आपका साफ ब्लड जिसमें से यूरिया निकल चुका है और ग्लूकोज अमाइनो एसिड आ चुके हैं, ये फिर से वापस एक दूसरी पाइप के थ्रू हम लोग इसको बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो गंदगी होती है आपकी वो इधर निकलती रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी मशीन है, जिसमें से एक पाइप से खून को बाहर निकालते हैं और इस मशीन में डालते हैं, उसमें से यूरिया जितने भी वेस्ट हैं सब बाहर निकल जाएंगे, और फिर जब खून साफ़ हो जाएगा आपका, तो वो खून आपका वापस चला जाएगा फिर से वेन के थ्रू आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायलिसिस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया आज का एक्सक्रीशन का, ठीक है। और इस चैप्टर 1 बायोलॉजी का आज खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।